नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम का बूस्टर डोज सीरीज चलाया जा रहा था लूसेंट समान ज्ञान का, उसी में आज हम लोग करेंगे विश्व का भूगोल का तीसरा क्लास। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। आपका प्लेलिस्ट लूसेंट समान ज्ञान की प्लेलिस्ट में रखी हुई है। अगर आपने वो सभी पिछले 2 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ आप लूसेंट का जो बायोलॉजी है उसका भी वीडियो देख लेंगे और लूसेंट के बायोलॉजी के साथ साथ और जो एमसीक्यू है वो भी देख लेंगे। क्लियर। और साथ में आप ध्यान रखेंगे कि आप लोगों के लिए अभी जितने भी सभी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर आपका 20 अगस्त तक के लिए जो ऑफ़र चलाया गया था, मात्र आज़ादी का जो 75वां महोत्सव में आज़ादी के लिए 75 रुपया, वो 75 रुपया में ही आपको सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जिसका आखिरी डेट 20 अगस्त ही है। अधिक जानकारी आप हमारे इस नंबर पे 7654957719 पर ले सकते हैं। तो आइए चलते अब सीधे चलेंगे अपने क्लास पे। चलिए देखेंगे, आखिरी क्लास हम लोग पूरा ग्रह जो था वो ग्रह पूरा पढ़ लिए थे ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा से शुरू करने वाले हैं। मगर इसको शुरू करने से पहले ज़रा कुछ पिछला क्लास का हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताएंगे परंपरागत ग्रह कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं। वरुण। हाँ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आप बताएंगे कि जो ज्ञानीमेड उपग्रह है वो किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का। मंगल का उपग्रह कौन कौन है। फोबोस और डिमोस। कौन सा 2 ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का। चलिए आगे बताइएगा कि ऑरोरा बोरियालिस कुछ था ना, किस ध्रुव पर है। उत्तरी ध्रुव पर है, जो कि सौर ज्वाला है। पृथ्वी का भाग्नि किसको कहेंगे। शुक्र को। पृथ्वी की भाग्नि शुक्र, उपग्रह चंद्रमा। चलिए बताइएगा ट्राइटन किसका उपग्रह है। ट्राइटन। गड़बड़ा गया ना, कल उतना बढ़िया से बताए थे फिर भी गड़बड़ा गया। चलिए पृथ्वी आकार में सबसे 5वां ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा 5वां। पृथ्वी। नीला ग्रह किसको कहते हैं। पृथ्वी को। चलिए ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पीला ग्रह किसको कहते हैं। शनि को पीला तारा। हरा किसको कहते हैं। वरुण को। वरुण मिथुन वरुण पे होता है। और लाल किसको। मंगल को। चलिए ठीक। तो लगभग हम लोग पूरा ग्रह पढ़ लिए थे, 8 ग्रह। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा या फिर वीडियो वगैरह जैसे इच्छा हो पढ़ लीजिएगा, याद रह जाएगा, है ना। चलिए अब आइएगा चंद्रमा पे। अब बाकी पिछला क्लास जिनका भी छूटा होगा वो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में डाला हुआ है, सब सारा वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। एक था डॉग स्टार। डॉग स्टार क्या था, कल पढ़े थे ना। सबसे चमकीला तारा है डॉग स्टार, कुत्ता तारा। आइए अब पीडीएफ देखिएगा। जिनके पास बुक नहीं होगा वो पीडीएफ देख लेंगे, और जिनके पास बुक होगा अपना बुक देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। देखिए कहता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि हम, हाँ जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी निकाल लीजिएगा। हाँ, पेज नंबर में 72 है। देखिए
क्या कह रहे थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी चंद्रमा। चंद्रमा कहने का मतलब है कि सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी एक ग्रह था, पृथ्वी का ही एक उपग्रह आता है चंद्रमा, और उसी चंद्रमा के बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे। कहता है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। ये विज्ञान का नाम याद रखिएगा कि सेलेनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो सेलेनोलॉजी में हम चंद्रमा की सतह के और यानी कि चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते हैं। और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होता है उसको शांति सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, यानी कि जो शांति सागर है वो चंद्रमा के पिछले वाले भाग में पाया जाता है और वहाँ पे हमेशा अंधेरा होता है। अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट प्रश्न पूछा हुआ है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत स्थित है जिसे हम लिबनिट्ज पर्वत कहते हैं, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 10,668 मीटर और 35,000 फीट में। चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। एक हम लोग पढ़े थे पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट का कितना गुना? 3 गुना। 3 गुना माउंट एवरेस्ट का 3 गुना। चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए क्या कि लिबनिट्ज पर्वत जो है चंद्रमा पर पाया जाता है और ये सबसे ऊंचा पर्वत है चंद्रमा के अनुसार। और यहाँ पर एक पीछे भी पढ़े थे शांति सागर। शांति सागर भी याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है कि शांति सागर कहाँ पर पाया जाता है, तो भी चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन। हाँ, देखिएगा क्या कह रहे थे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम देखते हैं, यानी कि पृथ्वी से हम क्या देखते हैं 57%। कभी कभी प्रश्न जो है ये घुमा करके पूछता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा नहीं दिखता है, ठीक है। तब याद रखिएगा कि 57, 360 यानी कि 43% जो हिस्सा है वो नहीं दिखता है। हम लोग नॉर्मली सबको याद है कि 57% दिखता है, मगर प्रश्न घुमाया हुआ रहता है कि चंद्रमा जो है कितना प्रतिशत नहीं दिखता है, तो 43% नहीं दिखता, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के समय ध्यान नहीं देते। जो नज़र में रहता है, याद में रहता है, वही हम लोग जल्दी में टिक कर बैठते हैं। मगर प्रश्न को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आराम से और इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे कहता है कि चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81। ये पॉइंट यहाँ पर देखिए, 3 पॉइंट यहाँ से निकलेगा। पहली बात, चंद्रमा जो है पृथ्वी के अक्ष के साथ, यानी कि अपने जो अक्ष है उसी अक्ष के साथ पृथ्वी के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाएगा। हम लोग कल पढ़े थे कि पृथ्वी जो है पृथ्वी की कक्षा तल से वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, जल्दी से बताइए। 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी कितना बनाएगा, 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का पथ भी दीर्घवृत्ताकार है, यानी कि अंडा के जैसा है। उसके साथ साथ चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका याद रखना है द्रव्यमान। पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा लगभग 1/81 होता है। व्यास से हम लोगों को याद आना चाहिए, कल हम लोग पढ़े थे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास। जल्दी से बताइएगा ध्रुवीय व्यास कितना और विषुवतीय व्यास कितना। ध्रुवीय व्यास 12,756 है, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय है 12,714।
हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो 12,713.6 यानी कि 714 या 713 कह सकते हैं। और विषुवतीय व्यास जो होता है 12,756 होता है। और इस कारण दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। चलिए, और औसत व्यास कितना था पृथ्वी का? 12,742 किलोमीटर। चलिए ठीक है, सबको याद हो गया। आइए, कहता है नोट में कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी कि 29 दिन 12 घंटा 44 दिन 2.8 सेकेंड होता है। यानी कि लगभग 29.5 नहीं कर सकते, एक महीना में 30 दिन ना, लगभग आपका 30 दिन। ठीक है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा जो है लगभग 30 दिनों का होता है। और इस समय को हम क्या कहते हैं? साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, साइनोडिक मास क्या होता है? तो सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी जो चंद्रमा की परिक्रमा है वो अगर 30 दिन में पूरा कर ले लगभग, तो वह क्या कहलाता है? चंद्रमास या साइनोडिक मास। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 मतलब कि कितना है 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। और 27.5 दिन यानी कि 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि नक्षत्र मास कहलाता है। यानी कि नक्षत्र मास क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा लगभग 27.5 दिन का चक्र। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5। ये डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन और डायरेक्टली याद रखेंगे। ज्वार उठने के लिए ज्वार और भाटा दो अलग अलग होता है। यहाँ पर ज्वार की बात किया है। ज्वार के लिए अपेक्षित सौर यानी कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों की शक्ति का जो अनुपात होता है वो 11:5 यानी कि 11 पावर अगर सूर्य लगाएगा तो 5 पावर चंद्रमा लगाएगा, तब जाकर के ज्वार उठेगा। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। क्या है? चट्टानों में टाइटेनियम जो है यानी कि चंद्रमा के सतह पर टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट समझिएगा सुपरमून। सुपरमून इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। क्या कहता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, क्या कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं? पेरेजी फुल मून भी कहते हैं। पेरेजी फुल मून या फिर कहे सुपर मून, ये सभी क्या है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाए तो। और इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। यानी कि चांद की बड़ा यानी कि आकार जो है वो दिखाई देता, मतलब 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है, होता नहीं है, दिखाई देता है। और 30% अधिक चमकीला हो जाता है। सीधा सीधा बात है, कुछ नहीं है। कोई भी वस्तु को अगर आप देखिएगा तो दूर से देखिएगा तो छोटा दिखेगा, जब पास आता है तो वो अपने आप में वो उसका आकार जो है आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर भी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आना शुरू हो जाता है तो वो क्या होता है? 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और चमकीला 30% हो जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे इस साइड, तो इस साइड आता है ब्लू मून। एक हमने पढ़ा सुपर मून, दूसरा कहता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या है? तो कहता है एक कैलेंडर मास में, मतलब कि एक कैलेंडर महीना है, मतलब कोई एक महीना में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा क्या कहलाएगी? ब्लू मून कहलाएगा। कभी कभी सुने होंगे कि किसी किसी महीने में क्या हो जाता है? 2 पूर्णिमा हो जाता है। तो वो 2 पूर्णिमा में जो दूसरा पूर्णिमा होता है वो ब्लू मून कहलाता है। और इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम होना है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि 2 चंद्रमा के यानी कि 2 पूर्णिमाओं के बीच अगर अंतराल 31 दिन यानी कि 1 महीना से कम हो जाए, एवरेज कह सकते हैं कि 1 महीना से अगर कम हो जाए तो ऐसा कहलाएगा ब्लू मून। और ये कब होता है? 2-3 साल पर एक बार होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 और 31 अगस्त देखे गए। इनमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। देखिएगा एक और लाइन यहाँ पर आया, क्या कहा कि जब किसी भी साल के अंतर्गत या किसी भी महीने में विशेष वर्ष में क्या होता है? 2 या अधिक माह
क्या हो जाता है, 2 या अधिक माह एक साथ वो कंटिन्यू ब्लू मून बन जाता है तो वह कहलाता है मून ईयर, यानी कि चंद्र वर्ष कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। और ऐसा कब बना था, तो 2018 में बन गया था ब्लू मून। और वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी को, दूसरा 31 मार्च को देखा गया था। इस कारण से ये क्या हो गया, देखिए अब अंतर समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए डिफरेंस दिख रहा है। जो 2012 का एग्जाम्पल दिया है मून ब्लू मून का, और जो 2018 का दिया है वो मून ईयर का अंतर समझिए। ब्लू मून वो कह रहा है जो कि एक ही महीना में 2 बार चांद दिख जाए, पूर्णिमा आ जाए, वो ब्लू मून है। जबकि ब्लू ईयर कह रहा है कि एक वर्ष के अलग अलग 2 महीनों में अगर ब्लू मून बन जाए तो मून ईयर कहलाता है। तो ये अंतर दोनों याद रखिएगा। आइए अब आगे। नोट में क्या है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतारा गया। क्या उतारा गया, अमेरिका का अंतरिक्षयान है अपोलो 11 जिसको उतारा गया था। तो ये याद रखना है डायरेक्टली, ये हमारा स्टैटिक जी के है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, हमारा चंद्रमा समाप्त हो गया और इस प्रकार ग्रह भी लगभग समाप्त हो गए। अब आइएगा बौना ग्रह की ओर। बौना ग्रह क्या क्या है देखिए, यानी कि हमारा ये बौना ग्रह कहाँ से आया, तो हमें ये पता चला था जब हम पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के बारे में। उसी समय हमने जाना था कि 2006 में एक सम्मेलन हुई थी जिसे हम प्राग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब 2006 में फिर से ग्रहों की परिभाषा तय की गई तो कुछ ग्रह को परंपरागत ग्रह कहा गया, कुछ को बौना ग्रह कहा गया और कुछ सौर मंडलीय पिंड बनाया गया छोटे छोटे। तो उन्हीं का एक पार्ट है बौना ग्रह। बौना ग्रह के अंतर्गत सबसे पहला आता है यम यानी कि प्लूटो। प्लूटो कहता है कि IAU, इसका पूरा नाम याद रख लीजिएगा, खास करके ग्रुप डी में इसका पूरा फुल नेम का बहुत बढ़िया अभी कंटिन्यूसली हमेशा कोई ना कोई आते रहा है ना। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, कुछ भी पूछ सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा। तो IAU ने इसका नामकरण जो है 134340 रखा। याद करने के लिए हम ये तोड़ करके बोले, ऐसे हम बोल सकते थे 134 340। ध्यान दीजिए 134 फिर रिपीट हो गया 34 और एक की जगह पीछे आ गया 0, तो 134340 रखा किसने, तो IAU के अनुसार। और क्लॉड टॉम्बो ने 1930 में यम की खोज किया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि इसकी खोज जो है 1930 में क्लॉड टॉम्बो ने किया। अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में यह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, यहाँ पर भी वही चर्चा कह रहा है कि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण कौन कौन सा है। तो उनमें एक आता है कि आकार में चंद्रमा से छोटा होना। यम जो है चंद्रमा से भी छोटा है और हमको पता है कि चंद्रमा जो है तो एक पृथ्वी का उपग्रह है, पहला कारण। दूसरा कारण कि इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, यानी कि अपनी कक्षा में नहीं घूम रहा था, इसका कक्षा जो है सर्कुलर नहीं था। और तीसरा ये कह दिया कि वरुण की कक्षा को काटता है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर पॉइंट पूछता है कि यम को बाहर करने के कारण मुख्य कौन था, तो किस ग्रह का, तो वरुण ग्रह का चक्कर लगा जाता था, उसके घर में घुस जाता था। तो यही परिभाषा जब तय किया IAU ने 2006 में, तब इसको बाहर कर दिया। अगला है सेरस। सेरस क्या है, तो इसकी खोज पियाजी ने किया था। सेरस की खोज पियाजी ने किया, इटली का था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा और इसका व्यास जो है ध्रुव के व्यास का 1/5 होता है। किसका, सेरस का बात कर रहा है, ठीक है, जो कि बौने ग्रह की श्रेणी में है। इसकी संख्या 1 होती है, बुध का 1/5 होता है। और नीचे में नोट में दिया है चेरॉन और 2003 UV 313 यानी कि इरिस जो है और चेरॉन है, सेरस है और यम है, ये सभी के सभी क्या है, हमारा एक बौने ग्रह होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत किन्हीं को, जल्दी से बताएंगे। नहीं सर। ओके, अब देखिए यहाँ बताइए ना, क्या बोले थे। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समझ गए।
समझे जी। चलिए, तो ये हो गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, सॉरी यूनिट बोल दिया लगता है, यूनियन IAU होता है। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है सौर परिवार की सारणी, यानी कि जितना हम लोग पढ़े पीछे उसी का यहाँ पर एक वन लाइनर में निचोड़ करके दे दिया। देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला है बुध। बुध का व्यास है किलोमीटर में 4878 किलोमीटर। परिभ्रमण काल उसके अपने अक्ष पर, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों अंतर होता है। परिभ्रमण जो होता है अपने अक्ष में घूमे, अब परिक्रमण होता है जो सूर्य के चारों ओर घूमे। मतलब ये कि परिभ्रमण हम उसको कहेंगे जो अपने ही घर में घूमे, डेली मॉर्निंग वॉक अपने ही घर में करे, वो परिभ्रमण कर कहलाता है। और जो पूरा गांव का चक्कर लगाए उसको क्या कहेंगे, परिक्रमण कहलाएंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह पार्क जाते होंगे, पार्क जाते होंगे तो दो तरह के ग्राउंड बनल रहता है, देखे होंगे। एगो कोची होता है, एगो छोटा सा रहता है, छोटा सा जो रहता है उस पे लोग घूमते रहता है, तो उसको समझ लीजिए कि परिभ्रमण कर रहा है ना। और एगो होता है कि जो सबसे बाहरी वाला मेन बाउंड्री होता है उसके चारों तरफ घूमता है, उसको कहिएगा परिक्रमण। जब कभी पार्क घूमे जाइएगा तो बीचवा में घूमते रहिएगा तो कहेगा हम लोग तो परिभ्रमण कर रहे हैं। जब दूर से पूरा एकदम आखिरी बाउंड्री से होके घूमिएगा तो कहिएगा परिक्रमण कर रहे हैं। ठीक ना, यानी कि समझ गए। परिभ्रमण मतलब जो अपने ही अक्ष पर घूमे, और परिक्रमण मतलब जो सूर्य के चारों ओर घूमे। दोनों का अंतर याद रखिएगा, पूछा जाता है ऐसा। बात कर रहे थे बुध का। बुध का जो व्यास होता है 4878 किलोमीटर होता है। परिभ्रमण काल इसका 58.6 दिन है, यानी कि अपने अक्ष पर। परिक्रमण सूर्य का चाल 88 दिन में करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उपग्रह नहीं है इसका, कोई रंग नहीं है इसका। शुक्र की बात करें तो 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। शुक्र का कितना है, 12,104 किलोमीटर। 243 दिन इसका है, ये भी याद रखिएगा। 243 दिन परिभ्रमण काल और 255 दिन इसका परिक्रमण काल, ये दोनों याद रखिएगा। इसका पूछा जाता है, 243 वाला पूछा हुआ। इसका भी कोई बाल बच्चा नहीं है, और ये चमकीला है। गर्म होने के कारण शुक्र क्या होता है, चमकीला होता है। तीसरा है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का 12,756 विषुवतीय, 12,714 ध्रुवीय, ये दोनों के बीच का किलोमीटर है। लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। व्यास लगभग 12,742 औसत है। कहा गया कि अपने परिभ्रमण काल जो है इसका अपने अक्ष पर 23 घंटा 9 मिनट, लगभग 24 घंटा। और परिक्रमण काल क्या है तो 365.26 दिन, यानी कि लगभग 365 दिन। एक उपग्रह है, वो आपको पता है चंद्रमा है, और इसका आकार यानी कि ग्रह का रंग कैसा है तो नीला है। किसके कारण है तो जल के कारण। ये सब हम लोग पीछे अभी डिटेल में कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बस एक बार समराइज कर दिया गया। ग्रह है अगला मंगल। मंगल है यानी कि 6,796 किलोमीटर इसके व्यास है। 24.6 घंटा इसका परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी और मंगल को समानताएं देखी जाती है। 687 दिन यानी कि लगभग पृथ्वी के परिक्रमण काल का दुगना, लगभग जो है 687 दिन किसका है, मंगल का है। 2 गो उपग्रह था, हम लोग पढ़े थे, जल्दी से बताइए तो दोनों उपग्रह का नाम बताइए। फोबोस और डिमोस, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया मंगल का 2 गो उपग्रह है, और इसका रंग कैसा है तो लाल रंग है। काहे कि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जी। अगला आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति कहता है कि इसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। तो 1,42,984 किलोमीटर बृहस्पति का व्यास है। 9 घंटा 56 मिनट इसका परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पर, ये जो कि सबसे क्या है 9 घंटा 56 मिनट, यानी कि सबसे कम समय में। और उसके बाद परिक्रमण क्या है तो 11 साल 11 महीना किसका, सूर्य के चक्कर लगावे में 11 साल 11 महीना, जबकि अपने चक्कर अपने घर में घूमे में 9 घंटा 56 मिनट, यानी कि लगभग 10 घंटा। 79 को इसका उपग्रह है, और पीला ग्रह इसको कहा जाता है किसको, बृहस्पति को। किसके कारण तो SO2 के कारण, सल्फर ऑक्साइड के कारण। आ गया ये। उसके बाद हमारा आता है शनि। शनि क्या है तो 1,20,536 किलोमीटर है। 10 घंटा 40 मिनट इसका परिभ्रमण काल है। 29 वर्ष 5 महीने इसका परिक्रमण काल है। 82 गो
हाँ, अब याद रखिएगा, पहले बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करता था। वर्तमान में उपग्रहों की संख्या शनि का है 82 है। इसका संख्या रंग कैसा होता है तो काला होता है। किसके कारण तो नाइट्रोजन के कारण, N2 के कारण शनि की जो है वो काला होता है। मगर कुछ के मन में आया होगा कि कल तो सर आप बता रहे थे पीला, वो पीला तारे के समान दिखाई देता है आकाश में। शनि ग्रह का खुद का जो रंग है वो काला होता है, जबकि वो कैसा तारा के समान दिखाई देगा तो आकाश में पीला तारा के समान दिखाई देता है। अंतर दोनों का समझ के रखिएगा, ऐसा ना हो कि वहाँ पर दिखने के बाद मार के आ जाएगा गलती तो हमारा 2-4 गो आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। आशीर्वाद हमरा ना चाहा है, अपना अपना याद रखिएगा। हम पहले बता दे रहे हैं, पीला तारा के समान दिखेगा शनि, जबकि उसका खुद का कलर कैसा है काला। अरे छोड़िए उसका ग्रह को छोड़ दीजिए, शनि देव को देखे हैं जो मूर्ति वगैरह होते हैं एकदम पूरा काला ही बनाए रहता है ना। तो शनि महाराज को याद कर लीजिएगा, वहाँ से काला काला याद रख लीजिएगा। अगला आता है अरुण। अरुण क्या है, 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है, 17 घंटा 14 मिनट इसका परिभ्रमण है, 84 साल इसका परिक्रमण है, 27 गो इसका उपग्रह है। अरुण का हरा रंग दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें मीथेन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वरुण, जो कि 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है, 16 घंटा 7 मिनट ये टाइम लेता है अपना अक्ष पे घूमने में, और सूर्य के चक्कर लगाने में 164.8 यानी कि लगभग 165 वर्ष। 14 गो इसका खुद का उपग्रह है और ये भी हल्का नीला दिखाई देता है। किसके कारण तो मीथेन के कारण। आप देखिए हल्का नीला और नीला, नीला कहते हैं पृथ्वी को, जबकि हल्का नीला लाइट ब्लू जिसको कहते हैं आप लोग, वो लाइट ब्लू जो है वो कौन है वरुण है। किसके कारण तो मीथेन के कारण। जबकि ब्लू कौन है तो पृथ्वी है। किसके कारण तो जल के कारण। हम सब का अंतर आपको क्लियर कर दिए। तो ये हो गया आपका ख़त्म। और नोट में क्या दिया है कि एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार बृहस्पति एवं शनि को ग्रहों की संख्या 53 लगभग है। वो पहले वाला के अनुसार है, नया वाला याद रखिएगा 89-82। चलिए, सर वरुण तो हरा भी है ना, वरुण हरा भी है, मीथेन के कारण। हाँ हल्का नीला भी है। और सर ये परिभ्रमण जो है, अच्छा ये जो परिभ्रमण है और परिक्रमण है, इसका भी डाटा चेंज होते रहता है क्या? नहीं वैसा नहीं, कुछ मतलब कुछ किताब में 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे है, वैसा और कुछ नहीं। चेंज कैसे होगा? क्योंकि पुराने वाले में तो 224 7 है और आप 256 बताए। अच्छा, किसका 256 बताया? शुक्र का। शुक्र का तो 255 है ना यहाँ पे, कहीं कहीं पे 256। हाँ कहीं कहीं पे 256 देगा। तो वो होता क्या है ना कि जैसे पृथ्वी पर ही देखिए नहीं तो इसमें 224 दिया किस में, पुराना बुक में। ना उसको चेंज कीजिए, वो बहुत तो गलती बाई प्रिंट मिस्टेक प्रिंट होगा। 255-56 आता है। जैसे कि हम लोगों का ही बृहस्पति का भी कितना दिया है, बृहस्पति का 99 दिया है परिभ्रमण और 11-9 दिया है परिक्रमण। हाँ तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। देखिए ना हम समझाते हैं कैसे होता है ऐसा। जब हम लोग जब पृथ्वी का पढ़ते हैं तो हम लोगों का ऐसे नॉर्मल ईयर 365 दिन होता है, और एगो 4 साल बाद 366 हो जाता है ना। का है वो कुछ 6-6 घंटा का जो अंतराल हो जुड़ते जाता है आखिरी में क्या होता है वो 4 साल बाद 6-24 हो जाता है, यानी कि 1 घंटा यानी 1 दिन बढ़ जाता है। वही कारण कुछ डाटा आपको छोटा कम ज़्यादा दिखता है। इससे उतना दिक्कत नहीं लेना, काहे कि सब नॉर्मली ये घंटा मिनट वाला नहीं पूछता। हमसे पूछता कौन है, बुध का पूछेगा, शुक्र का पूछता है, फिर एगो वरुण का पूछेगा और एगो अरुण का पूछेगा, ठीक है। बाकी और जल्दी नहीं पूछता। उस वरुण का पूछे, वरुण का इसमें 13 दिया है, आप 14 बताए सर। क्या उपग्रह की संख्या, हाँ ये बदलता रहता है, कुछ खोज होते रहता है, बदलता रहता है। पहले बृहस्पति का सबसे ज़्यादा हुआ करता था, वर्तमान में शनि का है। तो इसलिए ये सब जब जब खोज करते रहता है, साइंस से है हमारे यहाँ खोज चलता रहता है, सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इस सब पे अपडेट रहने की ज़रूरत है। हाँ ये सब अपडेट रहने का चीज़ है, करेंट से संबंधित है। चलिए अब आइए लघु सौर मंडलीय पिंड पे, यानी कि छोटकन सब जो था उस पे देखिएगा
क्या कहता है कि शुद्ध ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड्स जिसको कहते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, शुक्र ग्रह कहलाता है। कल हम लोग पढ़े थे कि 4 ग्रह जो होता है वो पार्थिव ग्रह होता है, पढ़े थे है ना, और 4 ग्रह जो होता है वो हमारा बृहस्पति ग्रह या जोवियन प्लैनेट होता है, पढ़े थे। इसी दोनों के बीच में जो होता है एक पट्टी होता है, वो पट्टी कहलाता है शुद्ध ग्रह पट्टी। इसी शुद्ध ग्रह, इसी दोनों के बीच में जो शुद्ध ग्रह छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं वो कहलाता है शुद्ध ग्रह। मगर यहाँ पर जो देखिए लिखा है मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति इस कारण से लिखा है क्योंकि जब हम क्रमागत रूप से पढ़ते हैं तो हमको याद है कि पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, तब अरुण, तब जाके वरुण। जब इस तरह हम इसको कंटिन्यूसली सौरमंडल के अनुसार रखते हैं तब शुरू के जो 4 पृथ्वी ग्रह है या पार्थिव ग्रह है उसका आखिरी वाला मंगल है और बृहस्पति ग्रह का पहला ग्रह बृहस्पति है, इसलिए शुद्ध ग्रह जो है वो उन दोनों ग्रहों के बीच में पाया जाता है। और इसी शुद्ध ग्रह के जो ग्रह है उसी के कारण 2 भागों में भी इन दोनों को बांटा गया। जो पृथ्वी के समूह में है उसको पृथ्वी ग्रह और जो बृहस्पति के समूह में है उसको बृहस्पति ग्रह कहा गया। तो अंतर दोनों का हम बता दिए। आप याद रखेंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह पाया जाता है। कहता है कि खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से शुद्ध ग्रह का निर्माण हुआ। शुद्ध ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है और इसका एग्जाम्पल है आपका लोनार झील, महाराष्ट्र। ये भी याद रखिएगा। ये कैसा बना हुआ है तो शुद्ध ग्रह के टूटने से बना हुआ है। अब आते हैं क्या कहता है नीचे में। हाँ क्या बोले जी? शुद्ध ग्रह शुद्ध ग्रह जो आपको याद रखना वो याद रखना, जो आपको पढ़ने आता वही पढ़ के याद रख लीजिए। भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, बस लिखना है तो सही लिख दीजिए। उच्चारण है वो, ठीक है। चलिए आगे आइए। क्या कहता है फोरवेस्टा एकमात्र शुद्ध ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा क्या है? यह वो शुद्ध ग्रह है और शुद्ध ग्रह को क्या कहते हैं? नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगला आता है हमारा धूमकेतु यानी कि कोमेट। कोमेट क्या कहता है कि सौर मंडल के छोर पर बहुत सी छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। मतलब छोटा छोटा सा पिंड है वो सबको कहते हैं। यह गैस और धूल का संग्रह है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा? तो शुद्ध ग्रह धूमकेतु किसका बना हुआ है? तो गैस और धूल का। जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ होता है, ये पूंछ ही इसका याद रखिएगा, और प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि धूमकेतु के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। और हमको ये भी पता है, हमको नॉर्मल कॉमन सेंस भी हमको पता है कि हम किसी वस्तु के पास जैसे जैसे लाइट ले जाएंगे वैसे वैसे वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि शुद्ध ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं है। और जब शुद्ध ग्रह सूर्य के नज़दीक जाते जाता है, और हमको यह भी पता है कि सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी हम बार बार शुद्ध ग्रह बोल रहे हैं का जी? हाँ सर, शुद्ध ग्रह बोलते हैं ना, इसीलिए वो बोल रही है ना अनु जी, उनको भी कंफ्यूजन हो रहा है सुनने में। नहीं, सब सुधारिएगा, रुके। बार बार आप लोग बीच में कोई बता भी नहीं रहे कि हम शुद्ध बोल रहे हैं तो धूमकेतु बोलना है। आप तो पूछे शुद्ध ग्रह कि क्षुद्र ग्रह, हम धूमकेतु का चर्चा कर रहे हैं। हम बार बार बोले अच्छा हाँ, तो डायरेक्ट बोलिएगा तब तो अब इतना घुमा के बोलिएगा तो समझ में आएगा क्या बोलना है। चलिए छोड़िए, आइए समझिए। बात कर रहे थे धूमकेतु का, समझा दिए हम शुद्ध ग्रह। ऐसे भी शुद्ध ग्रह का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक ना, वो भी कोई गलत नहीं बताए, मगर यहाँ समझिएगा धूमकेतु में।
बात कर रहे थे धूमकेतु का, तो वही जो शुद्र ग्रह जो समझाए उसी में समझ लीजिए। जहाँ पर शुद्र ग्रह लगाए वहाँ पे धूमकेतु करके समझ लीजिए कि जो कोई भी प्रकाश है या कोई भी वस्तु है जो जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, उस पर हम लाइट ले जाएंगे या उसी वस्तु को हम लाइट की ओर लेके आएंगे, तभी क्या होगा, वो चमकेगा। तो धूमकेतु का अपना कोई प्रकाश है नहीं, तो जब वो सूर्य के जैसे जैसे नज़दीक जाता है वैसे वैसे वो चमकीला होता है। और क्या कहता है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो सूर्य से दूर होता है। अब हनुमान जी जैसा पूंछ रहेगा तो लंका जला न देंगे, है ना, यानी कि इसका ये जाएगा पूंछ लेकर के तो पूछे जल जाएगा, इसलिए पूंछ क्या होता है, पीछे छुपा के जाता है। सर इसमें पूंछ कैसे बनता है? किसमें? छोटा दाना से। हाँ, वो एक सीक्वेंस बन जाता है, छोटे छोटे जो पिंड रहता है ना, वो देखने में ऐसा नहीं कि पूंछ मतलब वो भैंस के पूंछ जैसा, एक सीक्वेंस ऐसा बनता हुआ चला जाता है एकदम, शुरू से मोटा होते हुए धीरे 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 पतला सा ऐसा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं पूंछ। आइए आगे क्या है, कहता है हैले, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हैले नामक धूमकेतु जो है इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है। ये चक्कर लगते लगते परिक्रमण है, मतलब केकर चक्कर लगाएगा, अपन घर में कि सूर्य के घर में, जल्दी बताइए। सूर्य के घर में। हाँ, परिक्रमण है मतलब सूर्य के घर में चक्कर लगाएगा। तो कहता है कि सूर्य का चक्कर लगावे में 76 साल लगा देता। ये अंतिम बार हम लोग को 1986 में दिखा था, जहिया हमने कोई पैदा नहीं हुए थे। कोई पैदा हुए जो 1986 में? नहीं ना। और अगला आएगा 2062 में। जब पैदा हुए तब नहीं, लगता है जब आएगा तब भी नहीं रहेंगे। हाँ, वही बात। चलिए, तो हम लोगों के नसीब में ये हैले नहीं है। हम अपना अगला जनरेशन देखेगा और अपना पूर्वज देख लिए नहीं। चलिए आगे क्या कहता है कि धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। टिकाऊ नहीं होता है मगर हमेशा आते रहता है, मतलब एक तरह से ये ससुराल समझ के रखा है। दामाद कहियो हमेशा ससुराल में नहीं रहता है मगर आते जाते रहता है, वही है। आगे आता है उल्का। उल्का क्या कहता है कि उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण। उल्का क्या है, तो धूल के कण है। किसका, तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से जो भी कुछ छोटा बहुत छूट जाता है वो उल्का कहलाता है। देखे होंगे बारिश वगैरह में या उल्का वगैरह गिरता है तो उस तरह से धूलकण के जैसा दिखाई देगा, कभी कभी चमकता है तुरंत लुप्त हो जाता है। तो ये रहा आपका उल्का, और उल्का के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हुआ। यानी कि चैप्टर नंबर 2 क्या था, सौर मंडल। सौर मंडल में किन्हीं को कोई समस्या है तो जल्दी से बताइए, 2-4 को प्रश्न पूछ लेते हैं और टाइम भी लगभग समाप्त है। बताइए। सर क्वेश्चन पूछे क्या, उधर पूछ लेते तो हम सुन लेते थोड़ा सा। चलिए, क्या? शांति सागर जो है चंद्रमा पर स्थित है, धूल का मैदान है। ध्यान दीजिएगा, सागर है मगर मैदान है। मैदान है मतलब बिना पानी वाला है, बिना कि पानी वाला समझ लीजिएगा। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, हाँ, लिबनिट्ज पर्वत। जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चलिए ठीक है। और सुपर मून क्या होता है? जब जो है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाए तो सुपर मून कहलाता है। कितना भाग ज़्यादा चमकता है जब सुपर मून होता है? तो नहीं, चमकता है 30%। हाँ, 14% बड़ा दिखता है, 30% चमकता है। ब्लू मून क्या होता है?
ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग यहीं पे रखेंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमारी ये मेहनत और हमारे जो एक प्रयास है आपको कुछ समझाते हुए इस लूसेंट बुक को ख़त्म करने के लिए, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। और ये जो तीसरा चैप्टर है ये हम लोग सेपरेट अलग से पढ़ लेंगे ताकि आपको ये ढूंढने में परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।